नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी लेखक गी द मोपासंग की एक बहुत ही कह सकते हैं प्रसिद्ध कहानी बूल द सुइफ की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी ऊपर से देखें तो बस एक सफर की कहानी लगती है। हाँ, एक यात्रा। लेकिन असल में ये समाज के पाखंड पर, उसके दोहरे चरित्र पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए इसका जो समय है वो समझना बहुत जरूरी है। ये 1870 के फ्रैंको प्रशन युद्ध के दौरान की है। अच्छा। और ये युद्ध फ्रांस के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। देश हार चुका था, प्रशिया की सेना ने फ्रांस के शहरों पर कब्जा कर लिया था और चारों तरफ एक हताशा और शर्मिंदगी का माहौल था। तो मोपासा ने इसी माहौल को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया है। हाँ, एक कैनवस की तरह, ये दिखाने के लिए कि देशभक्ति के जो बड़े बड़े दावे जरने वाले लोग हैं वो असल में कितने खोखले होते हैं। तो चलिए इसी कैनवस पर बने किरदारों से मिलते हैं। कहानी एक घोड़ा गाड़ी में शुरू होती है जिसमें 10 लोग युद्ध से तबाह हुए रेन शहर से भाग रहे हैं। और ये गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उस वक्त के फ्रांसीसी समाज का एक छोटा सा मॉडल है ना? एकदम सही कहा। मोपासान ने बड़ी चालाकी से समाज के हर तबके का एक एक नुमाइंदा इस गाड़ी में बिठा दिया है। हाँ। कौन कौन थे ये लोग? एक तरफ हैं अमीर व्यापारी वर्ग, जैसे शराब के कारोबारी मिस्टर और मैडम लुआजो और कपास के व्यापारी मिस्टर और मैडम कैरेला मडोम। फिर हैं पुरानी पीढ़ी के कुलीन लोग, काउंट और काउंटेस द ब्रेविल, जो अपनी शाही विरासत पर बहुत गर्व करते हैं। तो ये सब मिलकर प्रतिष्ठित समाज बनाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इन्हीं के साथ हैं 2 नन, जो शायद धर्म और नैतिकता का प्रतीक बनकर बैठी हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी गाड़ी में 3 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित समाज अपने बराबर का नहीं समझता। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, पहले हैं कॉर्न्यूडेट, एक कट्टर लोकतंत्रवादी। उसकी लाल दाढ़ी और क्रांतिकाली बातें अमीरों को चुभती हैं। और फिर आती है कहानी की नायिका एलिजाबेथ रूसे, जिसे सब उसके गोलमटोल शरीर की वजह से बूल द सुइफ कहते हैं, जिसका मतलब है चर्बी की गेंद। हाँ, और उसका पेशा वेश्यावृत्ति है। और जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ती है, माहौल एकदम से बदल जाता है। तुरंत वो प्रतिष्ठित महिलाएं कानापूसी करने लगती हैं। बेशर्म, सार्वजनिक अपमान जैसे शब्द हवा में तैरने लगते हैं। मतलब युद्ध और दुश्मन तो बाहर है, लेकिन गाड़ी के अंदर का असली युद्ध तो वर्ग और नैतिकता के नाम पर शुरू हो चुका था। यही तो मोपासा की खासियत है। वो दिखाते हैं कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक समाज के अंदर का पाखंड होता है। बूल द सुइफ की मौजूदगी इन तथाकथित सभ्य लोगों के लिए एक आईने की तरह काम करती है, जिसमें वो अपना असली चेहरा देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो यात्रा शुरू होती है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से बहुत धीरे धीरे दिन बीत जाता है और भूख सबको सताने लगती है। और किसी के पास खाने को कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जी हाँ, भूख एक ऐसी चीज है जो सारे सामाजिक दिखावे और घमंड को तोड़ देती है। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तब बूल द सुइफ, जिसे सब तिरस्कार की नजर से देख रहे थे, हाँ, वो अपनी टोकरी निकालती है और उस टोकरी में 3 दिन का शानदार भोजन होता है। बुना हुआ चिकन, पाए, फल, शराब। ये तो कमाल का पाखंड है। जिस महिला को वो अपने साथ बैठने लायक नहीं समझ रहे थे, अब उसी की टोकरी से आती खाने की महक से उनके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पहले तो सब अपने घमंड में अकड़े बैठे रहते हैं। लेकिन कब तक? मोपासन दिखाते हैं कि इंसान के सिद्धांत और अभिमान पेट की आग के सामने कितने कमजोर होते हैं। तो सबसे पहले कौन हिम्मत तोड़ता है? सबसे पहले मिस्टर लुआजो, जो सबसे चालाक व्यापारी हैं, वो हिम्मत तोड़ते हैं और खाना मांगते हैं। फिर एक एक करके सब शामिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि नन भी। हाँ, यहाँ तक कि जब एक अमीर महिला भूख से बेहोश हो जाती है तो काउंट भी बूल द सुइफ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बूल द सुइफ बिना किसी झिझक के अपना सारा खाना सबके साथ बांट लेती है। वो उन लोगों को भी खिलाती है जो कुछ देर पहले उसे अपमानित कर रहे थे। ये उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? ये दिखाता है कि जिसे समाज अनैतिक मानता है, वो असल में उन नैतिक लोगों से ज्यादा उदार और मानवीय है। उसकी उदारता उन सभी के स्वार्थ और पाखंड पर एक तमाचा है। और खाना खाने के बाद तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। अब वो उससे बात कर रहे हैं, उसकी कहानी सुन रहे हैं। हाँ, और वो अपनी देशभक्ति की कहानी सुनाती है कि कैसे उसने अपने घर में घुसाए एक प्रशन सैनिक पर हमला कर दिया था, जिस वजह से उसे शहर छोड़ना पड़ा। और ये सुनकर तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। कॉर्नोडोल्ट, जो खुद देशभक्त है, वो भी बहुत प्रभावित होता है।
एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के अंदर की वो जो दीवारें थीं वो टूट गई हैं। लगता तो है, लेकिन ये बस एक भ्रम है। उनकी नज़र में बुल द स्विफ्ट का सम्मान सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने उनकी भूख मिटाई थी, अच्छा। और उसकी कहानी उनकी देशभक्ति की भावनाओं को संतुष्ट कर रही थी। ये सम्मान दिल से नहीं, जरूरत से पैदा हुआ था। और जैसे ही जरूरत बदलेगी ये सम्मान गायब हो जाएगा। बिल्कुल। और जरूरत बहुत जल्द बदलती है। गाड़ी एक सराय में रुकती है जहां एक प्रश्न अधिकारी तैनात है। वो अधिकारी बुल द स्विफ्ट को अपने पास बुलाता है। जब वो गुस्से में वापस आकर बताती है कि अधिकारी उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, तो सब एक साथ उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हाँ, पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है। हाँ, गुस्से और एकता की। वह सब कहते हैं कि ये अपमानजनक है, ये बर्बरता है। वह खुद को देशभक्त और बुल द स्विफ्ट को एक सम्मानित फ्रांसीसी महिला के रक्षक के रूप में देखते हैं। एक टीम बन जाते हैं। हाँ, एक टीम। लेकिन ये टीम ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन अधिकारी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं देता क्योंकि बुल द स्विफ्ट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। अब क्या होता है? अब उनका स्वार्थ उनकी देशभक्ति पर हावी होने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उनकी एकता वो टूटने लगती है। अब उन्हें अपनी यात्रा की चिंता, अपने व्यापार की चिंता। हाँ, और धीरे धीरे उनकी नजर में हीरो से विलन बुल द स्विफ्ट बन जाती है। ये बदलाव बहुत ही भयानक है। वो अब ये नहीं सोच रहे हैं कि दुश्मन गलत है, बल्कि ये सोचने लगते हैं कि बुल द स्विफ्ट ही जिद्दी है। हाँ, मैडम लुआज़ो तो यहां तक कह देती हैं, ये तो उसका पेशा है, उसे इनकार करने का क्या हक है। आप सोचिए। यहीं पर कहानी का सबसे घिनौना पहलू सामने आता है। अब वे सब मिलकर एक साजिश रचते हैं। एक साजिश? हाँ, वे उसे सीधे सीधे मजबूर नहीं करते, बल्कि उस पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बनाते हैं। कैसे? कोशिश करते हैं। उसे महान महिलाओं के बलिदान की कहानियां सुनाते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी पवित्रता का त्याग किया। ये तो भावनाओं से खेलने जैसा है। बिल्कुल। ये एक तरह का गैसलाइटिंग है। वे उसे ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका इनकार एक स्वार्थपूर्ण काम है, जबकि उसका बलिदान एक महान देशभक्ति का काम होगा। और इस साजिश में सबसे चौंकाने वाली भूमिका वो दो नन निभाती हैं। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। एक नन धर्म का इस्तेमाल करके इस अनैतिक काम को सही ठहराती है। बूढ़ी नन। वो कहती हैं कि अगर इरादा नेक हो तो ईश्वर गलत काम को भी माफ कर देता है। आप सोचिए, एक नन के मुंह से ये सुनना बुल द स्विफ्ट के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। ये तो मोपासा का चर्च और धार्मिक पाखंड पर सबसे बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि कैसे धर्म को भी लोग अपनी सुविधानुसार तोड़ मरोड़ सकते हैं। जब एक पवित्र नन ही कह दे कि ये बलिदान जरूरी है, तो बुल द स्विफ्ट के पास कोई नैतिक सहारा नहीं बचता। वो चारों तरफ से घिर जाती है और आखिर में टूट जाती है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बुल द स्विफ्ट मान गई है, वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। शैंपेन खोली जाती है, मजाक किए जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने एक महिला को अपनी आजादी के लिए बिकने पर मजबूर कर दिया। शर्म तो दूर की बात है, वे इसे अपनी जीत समझते हैं। हाँ, अपनी कूटनीति और समझदारी की तारीफ करते हैं। उनके लिए बुल द स्विफ्ट कभी एक इंसान थी ही नहीं, वो बस एक बाधा थी जिसे रास्ते से हटा दिया गया। और सिर्फ एक व्यक्ति इस जश्न में शामिल नहीं होता। कॉर्नुडेट। हाँ, वो गुस्से में कहता है, तुम सबने एक बहुत ही घिनौना काम किया है। लेकिन उसकी आवाज भी नक्कारखाने में तूती की तरह दब जाती है। बाकी लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्नुडेट उनके पाखंड को उजागर करता है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वे उस पर व्यक्तिगत हमला करके उसकी बात को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ पर पहुंचती है। गाड़ी चलने के लिए तैयार है। बुल द स्विफ्ट शर्मिंदा और दुखी होकर आती है और जिन लोगों के लिए उसने अपना बलिदान दिया वे सब उससे मुंह फेर लेते हैं, जैसे वो कोई अछूत हो। ये उस समाज का असली चेहरा है। जब तक उन्हें उसकी जरूरत थी वो मैडम थी, एक बहादुर देशभक्त थी। जरूरत पूरी होते ही वो फिर से एक गिरी हुई औरत बन गई। काउंट तो अपनी पत्नी को उससे ऐसे दूर खींचते हैं जैसे वो कोई गंदगी हो। यह अपमान उसके बलिदान से भी बड़ा है। और फिर अंतिम अपमान होता है। दोपहर में सब अपना अपना खाना निकालते हैं, लेकिन बुल द स्विफ्ट जल्दबाजी में अपने लिए कुछ लाना भूल गई थी। और कोई भी उसे खाने के लिए नहीं पूछता। वही लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले उसकी पूरी टोकरी चट कर दी थी, आज उसकी आंखों के सामने खा रहे हैं। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये दिखाता है कि उनकी कृतज्ञता कितनी सतही थी। उन्होंने न केवल उसके शरीर का इस्तेमाल किया, बल्कि उसकी उदारता का भी फायदा उठाया और फिर उसे भूखा छोड़ दिया। हाँ, ये शारीरिक शोषण से भी बदतर है। एक तरह का
आत्मिक शोषण है। अपमान और दुख से बूल्द स्वीफ रोने लगती है और गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी है जिसमें सिर्फ उसके सिसकने की आवाज है। और तभी कॉर्नुडेट कुछ करता है। हाँ, कॉर्नुडेट, जो शायद खुद भी पूरी तरह से नैतिक नहीं है, लेकिन इस पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जोर जोर से फ्रांस का देशभक्ति गीत ला मार्सेलेज सीटीज बजाना शुरू कर देता है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? ये तो एक देशभक्ति गीत है। वो उन ढोंगी देशभक्तों के मुंह पर उनकी ही देशभक्ति का गीत मारकर व्यंग्य कर रहा है। अच्छा। उसकी सीटी कह रही है, ये है तुम्हारी देशभक्ति, ये है तुम्हारे सिद्धांत। उसकी धुन उन लोगों के आराम में खलल डाल रही है, ठीक वैसे ही जैसे बूल्द स्वीफ की सिसकियां उनकी झूठी नैतिकता में खलल डाल रही हैं। और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। अंधेरे में एक मजबूर औरत के आंसू और एक गुस्से वाले आदमी की सीटी की धुन। तो अंत में गीदू मपासा की ये कहानी सिर्फ कुछ यात्रियों की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सभ्य समाज अपनी सुविधा के लिए नैतिकता के नियम बनाता है और तोड़ता है। बिल्कुल। ये सवाल उठाती है कि असली देशभक्त कौन है, वो जो बड़ी बड़ी बातें करता है या वो जो चुपचाप बलिदान देता है। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में असली अपमानित कौन है, वो जिसे समाज गिरावा समझता है, या वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की आत्मा को कुचल सकते हैं। मोपासा कोई जवाब नहीं देते। नहीं, वो बस हमारे सामने एक आईना रख देते हैं। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। ये हमें अपने आसपास के समाज और शायद खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, और शायद यही एक महान कहानी का काम है, आराम देना नहीं बल्कि बेचैन करना, सोचने पर मजबूर करना। हमारे साथ गी द मोपासा की इस दुनिया में ये गहरा गोता लगाने के लिए धन्यवाद।